हेलो कॉमिक्स फैंस, कैसे हैं आप लोग। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आया हूं तिरंगा की रोमांचक कॉमिक्स कफन का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बापू खादी ग्रामोद्योग, जिसका संचालन था उन 3 भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानियों के हाथ में जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संयोग से आज तीनों ही मौजूद थे वहां, लेकिन उन तीनों में से ये बात कोई नहीं जानता था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। साए साए साए। एक पल बाद ही हुए उस भीषण विस्फोट ने खादी ग्राम उद्योग के भवन के साथ साथ उन तीनों क्रांतिकारियों के भी परखच्चे उड़ा दिए। बड़ाम आ! बल खाती सड़क पर दौड़ती इस कार में मौजूद है भारतीय देशभक्त पार्टी के नेता राजन बाबू। आजकल के जमाने में देशभक्त की जीती जागती मिसाल थे राजन बाबू। अचानक राजन बाबू को ड्राइवर का घबराया स्वर सुनाई दिया। सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ है महोदय, उसके तेवर ठीक नहीं लग रहा है। खच! जहर बुझे तीरों की उस बाढ़ ने पहले ड्राइवर और फिर राजन बाबू को इस दुनिया से कूच करने के लिए मजबूर कर दिया। मौत के उस नजारे को देखकर परम संतोष के भाव थे हत्यारे की आंखों में। अगले दिन अखबार पिछले दिन की घटनाओं की सुर्खियों से रंगे हुए थे। बम विस्फोट में कई स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु, नव भारत टाइम्स, देशभक्त राजन बाबू व उनके ड्राइवर की हत्या, उजाला दैनिक, एक अज्ञात शव बरामद, हिंदू कॉलेज। सभा जानती थी कि आज का कंप्यूटर टेस्ट महत्वपूर्ण था, मगर फिर भी वो आज आई नहीं। आज उसके ना आने का कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा। बिल्कुल, मैं उसके घर जाकर पता करूंगा। सबा के लिए चिंतित अभय कुछ ही देर बाद तारा अपार्टमेंट में सबा के घर पर मौजूद था। यहाँ तो मातम छाया हुआ है। सबा, क्या हुआ? तुम तो जानते हो अभय कि मेरे अब्बा को देशभक्ति के गीत और कहानियाँ लिखने का बहुत शौक है। अपने लिखे उन्हीं गीतों को लेकर किसी संगीतकार से मिलने के लिए अब्बा कल सुबह घर से निकले, मगर अभी तक वापस नहीं लौटे। हर जगह पता कर लिया है, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। हमें डर है कि कहीं किसी ने नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता राज सिकंदरी साहब तो सीधे साधे और देशभक्त इंसान हैं, भला उनका दुश्मन कौन हो सकता है? अब्बा के देशभक्ति ही उनकी दुश्मन बन गई लगती है। मतलब? जवाब में सबा ने सुबह का अखबार उठाकर अभय के सामने कर दिया। ओह! अखबार की सुर्खियों को पढ़कर अभय के जिस्म में चींटियां सी रेंगने लगी। उफ! कंप्यूटर टेस्ट की तैयारी में कुछ दिन व्यस्त रहने की वजह से मैं तिरंगा लहराने से क्या चूक गया कि शहर में एक अनोखे हत्यारे ने दरिंदगी भरा खेल शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तिरंगा ऐसा होने नहीं देगा। अभय ही तिरंगा है। जानने के लिए पढ़ें तिरंगा सीरीज की पूर्व कॉमिक्स दंगा व जिद्दी। प्रत्यक्ष में वो सबा से बोला, फिक्र ना करो सबा, मैं तुम्हारे अब्बा को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तारा अपार्टमेंट, जिसकी 8वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट में रहते हैं वह क्रांतिकारी रामानंद सागर, अपनी जवानी के दिनों में जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में रहकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया था। छनाक! वही रामानंद सागर हड़बड़ा कर रह गए। उफ! ये आवाज कैसी? कौन है ऊपर? तिरंगा! जवाब में गूंजा वह हड्डियों में सिरहन पैदा करने लेने वाला स्वर। 3 रंग के कपड़े जरूर पहन रखे हैं मैंने, लेकिन 3 रंग का हर कपड़ा तिरंगा हो ये जरूरी तो नहीं। कफन भी तो हो सकता है। 3 रंग का वह कफन जो देशभक्तों को मृत्यु उपरांत पहनाया जाता है। हाँ, कफन। कफन ही नाम देता हूं मैं अपनी इस 3 रंग की पोशाक को। एक ऐसा कफन जिसे मैंने हर देशभक्त को मौत के घाट उतारने के लिए पहना है। इस कफन को पहनकर बहुत से देशभक्तों को उनके अंजाम तक पहुंचा चुका हूं मैं, और अब बारी है तुम्हारी। ट्वैंक ट्वैंक! एरोगन से निकली जहरीले तीरों की वह आंधी सरतिया रामानंद सागर के प्राण अपने साथ ले उड़ती। अगर टना टना उस समा को मौत कैसे बुझा पाए जिसके लिए फानुस बनकर तिरंगा आए? कौन? तेरे कफन का जवाब तिरंगा। सराक! तुमने देशभक्तों को मारने का जो सिलसिला शुरू किया है, आज वह तुम्हारी हड्डियों के साथ टूटेगा। ओह! हो सकता है इसने ही सभा के अब्बा को नुकसान पहुंचाया हो। तेरे इन तेवरों ने साबित कर दिया है तिरंगा कि तेरे नसों में भी बहता लहू देशभक्ति के लिए उबाले मारता है। इस बार ढाल को अपने तक ना पहुंच दिया तीरों के उस खिलाड़ी ने,
और ऐसे लहू को बहाने में कफन को बड़ा मजा आता है। रामानंद के साथ अब तू भी मरेगा। साए साए साए। उफ, कमाल है, ये तो तूफान की तेजी से तीर बरसा रहा है। ओह! बचने के चक्कर में कुर्सी से उलझकर गिरा तिरंगा को संभलने के लिए एक पल भी नहीं मिल पा रहा था। इस तीर पर लगा बम छोटा जरूर है तिरंगा, लेकिन तेरे चीथड़े उड़ा देने के लिए काफी है। ओह! यह तीर उसकी एरोगन से छुटकर मेरे चीथड़े उड़ाए। मुझे उससे पहले इस पर हमला करना होगा और उसके लिए एकदम उपयुक्त रहेगा मेरा यह डंडा। भड़ाक! गिरते गिरते भी वह अपने उस तीर का इस्तेमाल करने से नहीं चूका। बेहद तेजी से झुकाई गई तिरंगा उस तीर पर लगे बम से तो बच गया, लेकिन बम के धमाके से टूट कर गिरी उस ईंट से नहीं बच पाया। उफ! इधर ईंट सिर पर लगने से तिरंगा की आंखों के सामने नाचे चांद सितारे, उधर संभला कफन। अब तेरा बचना मुश्किल है तिरंगा, एकदम मुश्किल है। अब तिरंगा की मौत निश्चित थी, क्योंकि वह निहत्था था और हमले के लिए तैयार न था। लेकिन कोई खबरदार था, और वो था रामानंद सागर, जिन्होंने अपाहिज होते हुए भी वह करिश्मा कर दिखाया। उफ! तिरंगा पर आँच आए, ये हम जैसे देशभक्तों को हरगिज मंजूर नहीं। तिलमिलाकर पलटा वह रामानंद सागर की तरफ। लगता है तुझे मरने की बहुत जल्दी है बुड्ढे। ले, मैं पहले तुझे ही खत्म कर देता हूँ। साक! अभी नहीं, और तिरंगा के होते कभी नहीं। फड़ाक! घुमाकर व्हील चेयर पर पटक दिया तिरंगा ने उसे। और फिर मौत सामने हो तो क्या होता है, जरा ये तू ही जाकर देख। खिड़की तोड़कर व्हील चेयर 8वीं मंजिल से नीचे लहरा उठी, और इसी के साथ लहरा उठा कफन का जिस्म, जिसे सड़क के कठोर सीने से टकराकर चीथड़ों में बदल जाना था। लेकिन वैसा हुआ नहीं। उसे एक झटका लगा और उसका जिस्म हवा में झूल गया। अगर तिरंगा ने कानून की इज्जत करना ना सीखा होता तो आज तेरे तन पर 3 रंग का लिबास सचमुच तेरा कफन बन गया होता। अब तेरे मुकद्दर का फैसला कानून करेगा। ये तेरी भूल है तिरंगा, क्योंकि मैं कानून के हाथों आने वालों में से नहीं हूं। ट्राक! खच! एरोगन से छूटे तीर ने रस्सी को काट डाला और नीचे से गुजरते उस मालवाहक ट्रक पर गिरा कफन। धड़ाक! सावधान रहना तिरंगा, आज से एक ही मकसद लेके जिएगा कफन, और वो मकसद होगा तेरी मौत। ओह! निकल गया। धन्यवाद तिरंगा, तुमने मुझे बचाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। नहीं सागर साहब, ऐसा मत कहिए, यह एहसान नहीं है। आप जैसे दीवानों ने तो तिरंगा को लहराने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया, उन पर तिरंगा एहसान कर भी कैसे सकता है। और फिर वहां से रवाना हुआ तिरंगा। कुछ ही पलों बाद अभय के रूप में नजर आ रहा था। सभा के फ्लैट से निकलते वक्त मैंने शीशा टूटने की आवाज़ सुन ली थी, और फिर जब मैंने दरवाजे की नेम प्लेट पर पढ़ा फ्रीडम फाइटर रामानंद सागर, तब तुरंत ही मैंने तिरंगा बनकर अंदर घुसने का निर्णय लिया। लेकिन कफन आखिर है कौन? तिरंगा पहनकर सिर्फ देशभक्तों की हत्या करने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है? ये वे सवाल हैं जिसका जवाब कफन से ही मिल सकता है। लेकिन चूंकि ऐसा तभी हो सकता है जब कफन मेरे हाथ लगे, इसीलिए मुझे उसके बारे में सोचना छोड़कर फिलहाल पापा को लेने अस्पताल पहुंचना चाहिए। आज उन्हें वहां से छुट्टी मिलने वाली है। कुछ ही देर में। सॉरी पापा, आने में थोड़ी देर हो गई। रामनाथ के तेवर देखकर चौंक पड़ा है। क्या क्या कहा? कहाँ बदमाशी करके आ रहा हूँ मैं? नहीं पापा, नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अपराधियों से निपटने के लिए सिर्फ अपने तरीकों को कानून और मेरे तरीकों को बदमाशी मत कहिए। मैं आपके सिखाए कानून के रास्ते पर ही चल रहा हूँ। हर काम कानून की हद में रहकर कर रहा हूँ, और आपके रास्ते पर चलने वाला, पवित्र तिरंगे को धारण करने वाला भला बदमाशी कर भी कैसे सकता है? मैं जुर्म मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ पापा, खाकी वर्दी में ना सही, तिरंगी वर्दी में ही। कुछ और बाल पाती रामनाथ की आंखें। उससे पहले ही अभय ने टोक दिया। बस पापा, बस। आपके और मेरे बीच होने वाली बहस अगर सारी उम्र भी चलती रहे तो भी इसका अंत नहीं हो सकता। इसीलिए इस वक्त बहस को छोड़िए और घर चलने की तैयारी कीजिए। मैं आपकी छुट्टी के कागज तैयार करवा कर लाता हूँ जल्द ही घर पर। पापा को घर से बाहर कम ही निकलने देना मम्मी। मैं नहीं चाहता कि पापा के दुश्मनों की नज़र इन पर पड़े। भगवान का लाख लाख शुक्र है अभय कि पापा आप सही सलामत लौट आए। अब मुझे पापा के प्रति हर समय सावधान रहना होगा, क्योंकि पापा भारत नगर में भड़के दंगे के षड्यंत्र के एकमात्र गवाह हैं। इसीलिए पापा के जीवित घर लौटाने की खबर से षड्यंत्रकारियों में खलबली मच सकती है। बात एकदम सही थी।
शहर में टिड्डी की तरफ फैले छुटभैया नेताओं के जरिए ये बात यहाँ तक आ पहुंची थी। हवलदार रामनाथ जिंदा है? बहुत बुरी खबर है ये हमारे लिए। नहीं श्रीमान जी, जितनी बुरी आप समझ रहे हैं बात उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि एक तो उस हवलदार की जुबान और हाथों की उंगलियां हब्सी ने काट कर फेंक दी है। ऊपर से वह सिर्फ हब्सी और एसएचओ पाल कुमार को ही जानता था, और ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है। ये सब राहत के विषय हैं श्रीमान। नहीं जोशी, नहीं, इसमें राहत कहीं नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि भारत नगर में हुए दंगों पर एक उच्च स्तरीय आयोग बिठा दिया गया है। जांच पड़ताल करता हुआ वह आयोग उस हवालदार तक अवश्य पहुंचेगा, और उस तक पहुंचने के बाद उसे हम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर ऐसी बात है तो कहिए ना साहब जी, क्या किया जाए? खत्म कर दो उसे, और साथ ही खत्म कर दो उसके सारे परिवार को। अपने परिवार पर मंडराते खतरे से बेखबर अब है। हेलो मिस्टर बुकवर्म, राजा तुम्हें तो हवालात में होना चाहिए था। राजा ने लगाया एक जोरदार ठहाका। हवलदार में, हवालात में, और मैं? अबे लल्लू प्रसाद, जानता नहीं तू? मैं एमपी भीष्म प्रताप का इकलौता बेटा हूँ, जिसके लिए पुलिस वालों को खरीद लेना टॉफी खरीदने के समान है। और फिर छोटे मोटे झगड़ों में बाहर आते मुझे कितनी ही देर लगनी है। छोटा मोटा झगड़ा तुम्हें इंस्पेक्टर ने AK-47 राइफल के साथ पकड़ा था, और उसके गवाह कॉलेज के बहुत से स्टूडेंट और प्रिंसिपल साहब खुद हैं। किन गवाहों की बात कर रहा है तू? इस कॉलेज के उन बच्चों की जो मुझे देखते ही टॉयलेट की तरफ भागते हैं, उस इंस्पेक्टर की जो इस समय मेरे बाप के भेजे गए नोटों से गुलछर्रे उड़ा रहा है, या इस कॉलेज के प्रिंसिपल की जो मेरे डर से जिसकी जुबान पर अलीबाद का ताला लगा हुआ है? वैसे एक बात है चिकने, तू मेरे हाथों से मर गया होता, लेकिन ऐन वक्त पर ना जाने कहाँ से वह कमबख्त तिरंगा आ गया और उसने तुझे बचा लिया। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। गुस्से से कांपता अभय कुछ बोलता, लेकिन सीखा और मानसी ने उसे रोक लिया। छोड़ो अभय, तुम पहले ही काफ़ी परेशान हो। इस समय तुम्हारा इनसे झगड़ा ठीक नहीं है। लड़कियों की बात मान बच्चे, और जाकर किताबें पढ़, किताबें। राजा और उसके साथी ठहाका लगाते हुए वहाँ से आगे बढ़ गए, और अभय वह बढ़ गया प्रिंसिपल के कमरे की तरफ। कुछ पलों बाद ही, आपने राजा खिलाफ गवाही ना देकर अच्छा नहीं किया सर। अगर आप जैसे जिम्मेदार नागरिक ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा इस देश का? कौन अपराधों और अपराधियों के खिलाफ अपने घर से निकल कर आएगा? बताइए सर, बताइए। धीर गंभीर स्वर में बोले प्रिंसिपल साहब। हाँ, मैंने राजा खिलाफ गवाही नहीं दी, लेकिन जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? जिस रुतबे और पहुंच वाला वह है, उसके होते हुए मेरी गवाही के बावजूद भी उसका छूट जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरी गवाही से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला था। हाँ, उल्टे मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाता। हो सकता है मेरी नौकरी चली जाती, हो सकता है मेरे बच्चों का अपहरण हो जाता, या मुझे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता। और अगर मेरी गवाही से राजा को कुछ हो जाता तो बिल्कुल यही अंजाम तुम्हारा भी होना था। शायद आप ठीक कहते हैं सर, शायद आप ठीक कहते हैं। निरुत्तर हो गया अभय, कुछ न बोल सका। खैर छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें एक सूचना देना चाहता हूँ। इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट तक पहुँचाना तुम्हारा काम है। कल 15 अगस्त है। इस अवसर पर हमने स्वतंत्रता संग्राम के कुछ क्रांतिकारियों का अभिनंदन करने का फैसला किया है। एक नामी क्रांतिकारी की देखरेख में कॉलेज के हॉल में फंक्शन की तैयारियां चल रही हैं। तुम सभी स्टूडेंट को कल समय पर वहां पहुंचाने के निर्देश दे देना। ओके? यस सर। प्रिंसिपल के कमरे से बाहर निकले अभय के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां घनघना रही थी। क्रांतिकारियों के अभिनंदन के लिए कल जो कार्यक्रम कॉलेज में होने जा रहा है, उसकी सूचना कफन तक पहुंचे बिना नहीं रहने वाली, और इस खबर को पाकर वह कई क्रांतिकारियों को एक साथ खत्म करने का लोभ नहीं छोड़ सकता। उसके वहां पहुंचने की पूरी संभावना है। इसीलिए मुझे कल अत्यधिक सतर्क और चौकस रहना होगा, ताकि इस बार कफन मेरे हाथों से बचकर ना निकल सके। अगले दिन, वाओ, कमाल की सजावट है। यूं लग रहा है मानो हम किसी हॉल में नहीं, किसी बहुत बड़े तिरंगे में समा गए हैं। पता नहीं यहाँ कफन पहुंचेगा भी या नहीं। यह सब मशहूर क्रांतिकारी देश पांडे जी का कमाल है। देश के प्रति आपके दिल में कितना प्रेम है, इसका अंदाजा इस हॉल की सजावट को देखकर कोई भी सहज ही लगा सकता है। मार्वलस। 80 साल की उम्र में भी आपकी इस चुस्ती फुर्ती और कल्पनाशीलता ने हम नौजवानों को भी पीछे छोड़ दिया। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद। अब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, ताकि कार्यक्रम शुरू किया जा सके। कुछ ही देर बाद
जिस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं वह हमें सहज ही नहीं मिल गई। उसके लिए लगातार लगभग 100 सालों तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहना पड़ा, हजारों लाखें जानें कुर्बान करनी पड़ी। और ये सब किया आज़ादी के उन मतवालों ने जिन्हें क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है। और ये हमारा सौभाग्य है कि कुछ क्रांतिकारी इस वक्त आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं, जो आपको बताएंगे कि देश की आज़ादी के लिए इन्हें क्या क्या कुर्बान करना पड़ा, कैसी कैसी यातनाएं झेलनी पड़ी। इस क्रम में मैं सबसे पहले मशहूर क्रांतिकारी श्रीमान अरविंद देशपांडे से प्रार्थना करूंगा कि वे माइक पर आएं और अपने अनुभवों से नौजवानों के हृदय में देश प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। कफन यहाँ नहीं आने वाला, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहटों के बीच देशपांडे ने मंच पर बैठे क्रांतिकारियों की कतार से उठकर माइक संभाला। प्यारे बच्चों, अपने अनुभव के रूप में मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी कहानी सुनकर तुम्हारी आंखों के सामने क्रांतिकारियों की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाएगी। आज से लगभग 60 साल पहले की बात है। तब आज़ाद हिंद फौज में एक क्रांतिकारी हुआ करता था, शाहबाज खान। आज़ादी का एक ऐसा दीवाना था कि वह उसने 15 साल के मासूम बच्चे को भी क्रांति के रास्ते पर डाल दिया था। दोनों बाप बेटे देश पर कुर्बान होने के लिए हरदम तैयार रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पुरखे हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए थे। खानदानी क्रांतिकारी था शाहबाज खां, अपना सब कुछ देश पर कुर्बान कर रखा था उसने। लेकिन जानते हो उसकी कुर्बानियों का उसके क्रांतिकारी साथियों ने उसे क्या सिला दिया? मौत, धाए धाए। क्रांतिकारियों ने ही भून कर रख दिया था उस खानदानी क्रांतिकारी को। और अब वह मंजर शाहबाज खां के मासूम बेटे अबराज खां ने अपनी आंखों से देखा था। एक ही सवाल बार बार उसके नन्हे मस्तिष्क में ठोकरें मारने लगा था। क्यों? मेरे अब्बू को क्यों मार डाला उनके ही साथियों ने? सभी सवालों का एक ही निष्कर्ष निकाला उसने। जरूर ये सभी फिरंगियों से मिल गए हैं, गद्दार हो गए हैं ये सब। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। जल उठी उस मासूम की आंखें, नफरत हो गई उसे क्रांतिकारी और देशभक्तों के नाम से। उसके सीने में क्रांतिकारियों के लिए नफरत की आग भड़क चुकी थी, जिसे बुझाने की उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार उसके हाथ विफलता ही लगी। इसी तरह समय गुजरता चला गया। देश आज़ाद हो गया, और आज़ाद हो गया अबराज भी बचपन की जंजीरों से। अब वह 25 साल का जवान था, जिसके दिल में धधकती बदले की आग और ज़्यादा भड़क चुकी थी। अपने इसी आग को ठंडा करने के लिए अबराज एक रात उस ऊंची इमारत पर चढ़ने लगा, जिसकी 5वीं मंजिल पर एक क्रांतिकारी परिवार रहता था। उसका इरादा उन सभी को मौत की नींद सुला देने का था। उसका इरादा पूरा हो पाता उससे पहले ही उसका वजन ना सह पाने की वजह से पाइप टूट गया। और उसकी खुशकिस्मती थी कि इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी वह जिंदा बच गया था। लेकिन उसकी वह जिंदगी उसके लिए मौत से भी ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि वह पैरों से अपाहिज हो गया था। अब वह घिसट घिसट चलने लायक रह गया था। लेकिन उसकी क्रांतिकारियों से बदला लेने की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी। क्रांतिकारी और देशभक्तों का नाम सुनते ही उसका खून उबालने मानने लगता। लेकिन मजबूरी थी, वह कुछ नहीं कर सकता था। काफ़ी साल बाद एक औरत ने उस पर तरस खाकर उससे निकाह कर लिया और दिया एक लड़के को जन्म। हा हा हा। अपने दादा के हत्यारों और अपने बाप की दुर्गति के जिम्मेदार के लिए बनेगा यह कफन। अबराज अपने बेटे को क्रांतिकारियों के लिए कफन बनाने के लिए जुट गया। अपने आखिरी समय में उसने बेटे से वचन लिया, आपके सिर की कसम अब्बू, मैं बड़े अब्बू के हत्यारे और आपकी हालत के जिम्मेदारों को चुन चुन कर मारूंगा। क्रांतिकारी और देशभक्तों का नामो निशान मिटा दूंगा मैं इस देश से। एक एक को कफन पहना कर ही दम लूंगा मैं। और उस दिन से वह लड़का बन गया कफन, यानी मैं, क्रांतिकारियों और देशभक्तों का दुश्मन। ओह नहीं! सभी यूं उछले जैसे उन्हें तेज करंट लगा हो। मंच पर बैठे क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्सियों से उठना चाहा तो खट खटा। हा हा। कफन से बचकर अब तुम नहीं जा सकते। मौत ठीक तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। नमूना देखना चाहते हो? लो देखो। खट। कफन के हाथ में थमे रिमोट का स्विच दबा और सिया। इस खाली कुर्सी पर अगर मैं बैठा होता तो यह नुकीला डंडा मेरे दिल के आर पार हो गया होता। लेकिन उस कुर्सी की तरह बाकी कुर्सियां खाली नहीं हैं, उन पर तुम मौजूद हो।
और तुम्हारे ठीक सामने मौजूद है झंडे लगे हुए नुकीले भाले, जो मेरी उंगली के हल्के से इशारे पर तुम्हारे सीने में आ धंसेंगे। इन क्रांतिकारियों को बचाने के लिए मेरा तुरंत ही तिरंगा बनना बहुत जरूरी है, लेकिन शिखा तो बुरी तरह डर कर मुझसे लिपटी हुई है। ऐसे में तिरंगा बनने के लिए कहीं जाऊं तो कैसे? अभय की समस्या को कफन ने हल कर दिया। अगर इन क्रांतिकारियों की तरह तुम भी मरना नहीं चाहते तो जाओ, भाग जाओ यहां से। भगदड़ मच गई। भागो अभय भैया, भागो यहां से। सभी की तरह अभय बाहर की तरफ नहीं भागा। तिरंगा बनने के लिए वह स्थान एकदम उपयुक्त रहेगा। इधर अभय तिरंगा बनकर क्रांतिकारियों के सिर से संकट टालने के लिए प्रयत्नशील था। उधर ठीक उसी समय यही है उस हवलदार का घर जो हमारा शिकार है। आओ। दौड़ पड़े हुए मौत के दूत अभय के घर की तरफ। कफन। हा हा हा। जानते हो मैं यह इंतजाम कैसे कर पाया? मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पहले से ही पता चल गया था, और साथ ही साथ यह भी पता चल गया था कि मंच सज्जा का सारा काम अरविंद देश पांडे देख रहा है। बस फिर क्या था, मैंने देश पांडे की हत्या कर दी और देश पांडे का रूप धरकर सब कुछ स्वयं अपने हाथों से इस तरह सेट किया मैं यहाँ खड़ा खड़ा तुम्हें मौत दे सकूं और तिरंगे को तुम्हारा कफन बना सकूं। ऐसे स्विच के दबने के साथ ही सनसना उठे मंच के ठीक सामने लगे हुए चारों भालों रूपे झंडे, चारों क्रांतिकारियों की मौत बनकर, लेकिन वह मौत उन तक पहुंच पाती उससे पहले ही धड़ाक। कफन नहीं बनेगा तिरंगा। अपनी ढाल के साथ ही लहराता आया तिरंगा। कफन, रामानंद सागर की तरह आजादी के इन सिपाहियों को भी तेरे कहर से बचाने आया हूं मैं। इधर तिरंगा ने अपनी ढाल संभाली और उधर कफन ने अपनी एरोगन। हा हा हा। आज तू इन क्रांतिकारियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकता तिरंगा, क्योंकि मैंने इन्हें वहां भेजने का पूरा प्रबंध कर रखा है। उफ। कफन द्वारा उस रस्सी के काटने का क्या मतलब हुआ? रोंगटे खड़े कर देने वाला था रस्सी कटने का मतलब। ओह नहीं, उस रस्सी के कटने के साथ ही उससे बंधे छत पर लटके पत्थर के भारी अशोक चक्र क्रांतिकारियों पर गिरने जा रहे हैं। वे भारी अशोक चक्र उन पर गिरकर उन्हें चटनी की तरह पीस दें, उससे पहले ही मुझे कुछ करना होगा। ठीक समय पर छलांग लगाकर रस्सी से लटक गया तिरंगा। बहुत खूब तिरंगा। क्रांतिकारियों को बचाने की तेरी यह कोशिश अच्छी है, लेकिन मेरे तीरों के सामने तेरी यह कोशिश कब तक कामयाब हो पाएगी? जहां ये जहरीले तीर तेरे शरीर में धंसे वहीं तू लाश बनकर जमीन पर गिरेगा और फिर पत्थर के भारी अशोक चक्र गिरेंगे क्रांतिकारियों पर। उफ, ये ठीक कह रहा है। इस हालत में मैं इसके तीरों से ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा, लेकिन करूं क्या अपने को बचाने के लिए? क्या क्रांतिकारियों को मर जाने दूं? एक मिनट, इसकी नौबत नहीं आएगी। इस रस्सी को छोड़कर मैं खुद तो बचा ही सकता हूँ, साथ ही क्रांतिकारियों को भी बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए इस रस्सी को अच्छी तरह से ढाल से लपेटना होगा। तेजी से रस्सी को ढाल से लपेटकर तिरंगा ने उसे छोड़ दिया। ठक। लेकिन ढाल ने उसे न छोड़ा। इधर तिरंगा के पांव अभी तक पूरी तरह जमीन पर टिके भी नहीं थे कि उन तीरों ने उन्हें उखाड़ दिया। और ओह, अभी इस स्थिति से उभरा भी नहीं था तिरंगा कि उसे सामना करना पड़ा एक और आश्चर्यजनक स्थिति से। ओह, यह अशोक चक्र तो घूमने लगा। कैसे? इस रिमोट की वजह से, और मैंने इसे इसलिए घुमाया है क्योंकि मैं तुझसे आज अपनी तीरंदाजी का एक ऐसा खेल खेलना चाहता हूँ जो तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म होगा। खच 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 खच। उफ, मुझे बेबस करके ये मुझसे ठीक उसी तरह खेल रहा है जिस तरह बिल्ली चूहे को मारने से पहले उससे खेलती है, और इस खेल को कफन जब चाहे जब खत्म कर सकता है, और यह उसकी जीत होगी। और मैं अपनी आखिरी सांस तक यह कोशिश करता रहूंगा कि कफन जीत ना पाए। इधर मौत का खेल शुरू हो चुका था और उधर खेल शुरू होने जा रहा था। कौन हो तुम लोग? तर 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 तर, तुम सबकी मौत। पत्नी और बेटी की दर्दनाक चीखों ने पलंग पर पड़े घायल रामनाथ के जिस्म में मानो बिजली भर दी। रबड़ के बबुए की तरह उछलकर हमलावरों की तरफ लहराया उसका शरीर। हवा में ही छलनी कर दिया उन जालिमों ने उसे। तर 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 तर। इतने पर ही कहां थमा वह दरिंदगी का नाच। यह हुआ इनकी चिता का प्रबंध। चलो भागो यहां से। खत्म हो चुका था एक खेल, जबकि एक खेल अभी खत्म होने के कगार पर खड़ा था। बस तिरंगा, बस। यह खेल अब मुझे बोर करने लगा है, इसीलिए अब मैं इसे खत्म करने जा रहा हूं। अभी कैसे खत्म होगा यह खेल का फन? अभी तो यह शुरू हुआ है, क्योंकि अभी मेरी बारी बाकी है। धड़ाक। फिर तिरंगा ने कफन को होश में नहीं लेने दिया। धड़ाक धाड़।
देख कफन, अब हुआ खेल खत्म। कफन के होश को ठिकाने लगाने के बाद तिरंगा ने कुर्सियों से कैद स्वतंत्रता सेनानियों को आजाद किया और फिर अपनी ढाल को लेकर बढ़ चला अपनी अगली मंजिल की तरफ। भारत माँ के लिए जिन्होंने कर दिया अपनी हर खुशियों को दफन, भला उनके लिए तिरंगा कैसे बन सकता है कफन। समाप्त।